बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9 क्लास की फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 डायनामिक्स। लास्ट चैप्टर इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था काइनेमेटिक्स। व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स बेसिकली है क्या? वो कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील with the study of motion of an object and that cause of its motion is called dynamics। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हरकत करती हुई चीज़ों का मुतालिया करते हैं और वो ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव करता है, इसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर जो 2 किया था काइनेमेटिक्स, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हरकत करती हुई चीज़ों का मुतालिया करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव किस वजह से करता है उसको हमने लास्ट चैप्टर पे डिस्कस नहीं किया था। जबकि इस चैप्टर में हम हरकत करती हुई चीज़ों का मुतालिया करेंगे और वो ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव कर रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जब हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे जो मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नंबर 3 फ्रिक्शन एंड नंबर 4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। तो इन 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप मेरे इन लेक्चर को बाकायदगी के साथ देखिएगा और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जो आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। व्हाई वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें इन टर्म की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हरकत करती हुई चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम इसकी कुछ एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी ओपन अ डोर, कि जब हम दरवाजे को ओपन करते हैं या तो मैं उसको पुल करता हूँ या मैं उसको पुश करूँगा। तो पुल और पुश करने से वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक कार्ट मूव कर रहा है, वो मूव किस वजह से करता है? क्योंकि आप कार्ट को पुश कर रहे होते हो। तो पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना। तो जब आप कार्ट को पुश करते हो वो कार्ट मूव करना शुरू हो जाता है और आप कार्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो और मूविंग कार्ट को आप स्टॉप भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं एक बैट्समैन की बात करूं, बैट्समैन क्या करता है? फोर्स से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसी तरह से फोर्स क्या होगी? अगर मैं अब उसकी डेफिनेशन करूं तो वो क्या होगी? वो कहता है अ फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स बेसिकली क्या करती है? वो मूव करवाती है या मूव करवाने की वजह बनती है, स्टॉप करती है या स्टॉप करवाने की वजह बनती है, और या फोर्स उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो फोर्स आपकी हरकत करती हुई चीजों को स्टॉप करने और रुकी हुई चीजों को मूव करवाने और हरकत करती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाता हूं तो मैं क्या करूंगा? उस ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा। तो जब भी मैं उस ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा तो आपका वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी मैं जिस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होगा। अब मेरी इस बात का क्या मतलब है कि अभी हमने जो डिस्कस किया कि ये चीज़ डिस्कस की कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होता है। और मैं कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसा कि अगर एक दीवार पे एक इंसान पुश करना शुरू हो जाए तो क्या वो दीवार भी मूव करना शुरू हो जाएगी? नहीं। अब ऐसा क्यों? इसकी वजह है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लिमिट से ज़्यादा हमें फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगानी पड़ती है। अगर आपके पास एक कार्ड है तो मैं उसको स्मॉल फोर्स लगाऊंगा तो वो कभी मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, ज़्यादा पुश करूंगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा।
इसी तरह से ये जो दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं उसकी लिमिट से कम फोर्स लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये दीवार मूव नहीं करेगी। इसी तरह से अगर मैं अपने फोर्स के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करूं, फोर्स आपकी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज करने के काम आती है। मतलब ये कि फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे ही आप नाइफ से सेब को कट करते हो तो क्या होगा, एक तो उसकी शेप और उसका साइज भी आप फोर्स की मदद से चेंज कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट फोर्स का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था। उसने बताया था कि जो आपके पास लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मूव करवाना और उसको रोकना बहुत आसान है एज कंपेयर टू हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना और रोकना। जैसा कि अगर एक तरफ आपके पास एक साइकिल है और दूसरी तरफ आपके पास एक ट्रक है, तो मैं कहता हूं कि आप इन दोनों में से किसको ज्यादा जल्द आसानी से मूव करवा सकते हो? तो डेफिनेटली बात है कि जो साइकिल होगी जिसका वेट कम होगा आप उसको आसानी से मूव करवा दोगे, या अगर वो मूव कर रही है तो उसको आसानी से रोक लोगे। और एज कंपेयर टू जो हैवी ट्रक है उसको मूव करवाना भी मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे फिर न्यूटन ने आके बताया था, उसने फाइनल कंक्लूजन निकाले थे। वो क्या थे? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन एनी चेंज, जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को, कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है या मोशन में है तो वो इनर्शिया उस चीज को रेजिस्ट कर रही होती है। मसलन अगर मैं इसी चीज को एक इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से भी कर सकता हूं कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टेबल पे बुक रखी है तो वो एक टेबल पे जो बुक है वो सदियों तक वहां ही रहेगी जब तक कोई उसको खुद उठा के एक जगह से दूसरी जगह ना रख दे। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी। तो इनर्शिया बेसिकली क्या था? इनर्शिया बेसिकली यही चीज है कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है तो रेस्ट हालत में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। नेक्स्ट आपके पास है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? तो मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले मेरा बच्चों आप सबसे एक क्वेश्चन है और मुझे आपने इसका आंसर कमेंट में लाजमी बताना है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक बुलेट है, उसका मैस बहुत स्मॉल है, अगर उसका मैस स्मॉल है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब आप बुलेट को गन में डाल के चलाते हो तो आप देखते हो कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इम्पैक्ट से मुराद है कि जब वो जाके किसी को हिट करती है तो उसको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाती है, इवन दो कि उसका मैस भी कम है और उसका इनर्शिया भी कम है। अब ये ऐसा क्यों है कि एक स्मॉल बॉडी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है? आप लोगों ने मुझे इसका आंसर लाजमी कमेंट में बताना है। दूसरी तरफ अगर आपके पास एक लोडेड ट्रक है जो कि स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी किसी के साथ हिट करेगा तो उसका भी जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब मैं जो इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके पास एक लोडेड ट्रक किसी भी जगह को हिट करता है तो उसको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है क्योंकि उसका मैस भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है? इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं वो है मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट प्रोसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि मोमेंटम आपके पास एक क्वांटिटी है, हरकत करती हुई बॉडी की वो क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी से आती है। मतलब इसका क्या है? आपका एक स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट हैवी हो और उसकी स्पीड कम हो फिर भी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा होगा।
तो इस चीज़ को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं? तो अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि P इक्वल आपके पास होता है m मल्टीप्लाई बाय v। P बेसिकली मोमेंटम को शो करता है, m मास को रिप्रेजेंट करता है और v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम आएगा। इसी फॉर्मूले से मैं ये चीज़ों को बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 2 kg का मास है, वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो मैं 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम क्या होगा? 40 आएगा, 40 आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, इसको मैं अगर कह देता हूं 20 kg, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी, तो तब भी इससे आंसर जो आएगा वो 40 ही आएगा। तो यही वजह है, अगर आपके पास एक लोडेड ट्रक है, अगर वो स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो उस पे इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, चाहे उसकी स्पीड कम है। स्पीड कम होने से मास उसका ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अब वो कैसे? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं, मास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इस वजह से मोमेंटम भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इस ऐसा यूनिट इज kg/(-1). तो मोमेंटम का जो यूनिट होगा kg/(-1) होगा। वो कैसे? क्योंकि मास का जो यूनिट होता है वो kg और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड। तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम का क्या यूनिट आ गया? kg/(-1). तो ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। आई होप सो कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर किसी बच्चे को फिर भी इन तीनों टॉपिक्स में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।